योग एक ऋषि मुनियों और संतों द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान है जिसको करने से हम अपने स्वास्थ्य की व मन की शुद्धि पा सकते हैं और 100 साल के जीवन को सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। ऐसे ही आज मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत मीसा में और यहाँ पर करीब 40 साल से योगा कर रहे व करवा रहे रामजीत आचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या उनकी जीवनी रही, किस तरीके से उन्होंने ये प्रण लिया और लोगों का आज भी वह योग चिकित्सा के द्वारा रोगों को काटते हैं। आचार्य जी, आपका योग एक तपस्या रही है, तो क्या कहानी रही है, कब से आप योग करवा रहे हैं? मैं जब 10वीं क्लास का विद्यार्थी था 1984 में, तो एक पशु ने मुझे उठा करके खूंटे पे ठोक दिया था। उससे मेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो गई थी। मैंने बहुत जगह चिकित्सा कराई, अंत में सर्जरी के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज करा दिया गया हमारे हॉस्पिटल में, लेकिन मैंने मना कर दिया। उससे ओपीडी तो के जो डॉक्टर नंबर्स हैं साहब ने कहा किसी योग गुरु के पास जाइए। 50% से ज़्यादा जो पेशेंट तो हमारे ही गांव में हमारी धर्मवीर जी हैं अपने डॉक्टर्स की जो जम्मू कश्मीर कर रही है कि जो भी से पेशेंट कटरा हमारे से पास आए ट्रेंड उसका है। पूरी तरह से इलाज उन्होंने कर सकें। धीरेन्द्र लेकिन ब्रह्मचारी के पेशेंट आश्रम को से उनके डिप्लोमा परिवार किया वालों को योग भी में। अपनी तरफ से सावधानी उन्होंने एक कौन आसन मुझे खड़े खड़े सिखाया कि इस तरह का उठाइए, कान से लगाइए, पे दवाई डालनी दूसरे हाथ को और नीचे एक घुटने की दूसरे तरफ ले को जाके टच धीरे करने से धीरे बचना नीचे होगा। झुकिए उसके कपड़े और वगैरह हैं कुछ देर वो अलग रखने होंगे। देखें और इंतजार करें। सावधानियां हैं। और अगर जब लोग लगे कि हम रखेंगे तो ये थक गए हैं संक्रमण तो क्या है, धीरे ज़्यादा धीरे नहीं वापस फैलेगा। आए। तो उन्होंने ये एक आसन, इसे हम कौन आसन इसमें क्या है कि कहते हमने हैं, आइसोलेशन वार्ड मुझे 16 दिन कराया। कोशिश करते हैं कि जो इस तरह और के पेशेंट्स आ रहे हैं 17वें वो दिन से दूसरी सब तरफ से जगह भी कुछ ना कराया। में एक महीने के जो बाद दोनों डॉक्टर तरफ हैं, से दो बराबर डॉक्टर हमने बराबर डेडिकेटेड करते किए रहे। हैं जो इसी तरह के तो जो पेशेंट इससे हैं उन्हीं को आज देखें। तक मुझे बैक पेन ताकि नहीं क्या कि है। हमारे यहाँ जो पेशेंट जब हैं मैंने उससे सोचा दूसरे कि पेशेंट को मेरी ना रीढ़ का ऑपरेशन चल सकता है और मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, तो इस क्षेत्र में हमने काम किया। मैंने 5 यूनिवर्सिटियों में योग की पढ़ाई की है और रिसर्च तक इस पर काम किया है। इसके साथ साथ 12 वर्ष घर छोड़ करके निजी गुरुओं के पास अलग अलग जा कर के उन विशेषताओं को, गहराइयों को समझाया जाना है। उनमें हमारे मीसा से शुरू होकर के पलवल के योग गुरु हैं श्री प्रताप सिंह डागर, वो भी गवर्नमेंट रिटायर्ड हेड मास्टर हैं। कंपटीशन के बारे में जानकारी हमें उनसे मिली और भारतवर्ष में हमने 8 स्वर्ण और उससे कहीं अधिक रजत, उससे भी कहीं अधिक कांस्य पदक जीते। फिर अपने बच्चों जी, आपने जब 12 वर्ष घर छोड़ा तो क्या तपस्या, क्या प्रण लेकर के आपने घर छोड़ा? कि योग में ही जीना है और लक्ष्य ये था कि जितना ज़्यादा सीख लिया जाए उससे अपने जीवन का भी निर्माण होगा और आचार्य जितना ज़्यादा सीख लेते हैं उतने बच्चों को लाभ होता है। ओपीडी कितनी बढ़ चुकी? तो हमने कहीं से समाधि के बारे में सीखा, कहीं से ध्यान के बारे में सीखा, कहीं से प्राणायाम के बारे में सीखा, कहीं से योगासन के बारे में सीखा, कहीं से सत्कर्म के बारे में सीखा, कहीं से चिकित्सा के विषय में सीखा, कहीं से औषधियों के बारे में भी सीखा। तो हर व्यक्ति की साधना विशेष होती है और किसी भी एक व्यक्ति के पास सब कुछ मिलता नहीं है। तो हमें इस मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा और 40 साल से हम ये अभ्यास कर भी रहे हैं, करवा रहे हैं। इस समय मेरी उम्र 57 वर्ष है, 57, और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। मैं संपन्न घर से हूँ। इस समय मेरा भाई गांव का सरपंच है। इससे पहले कभी मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे। पिछली योजना में हमारी बहन जी भी सरपंच थी। 30-40 एकड़ ज़मीन है, सर्व साधन संपन्न है। लेकिन मैं जब सेकंड क्लास में पढ़ता था मैंने तब का घर छोड़ा हुआ है। मैं ज़मीन में ही सोता हूँ और पंखे के सिवा किसी दूसरी सुविधा का उपभोग मैंने जीवन में आज तक नहीं किया है। आचार्य जी, ये जो नेशनल लेवल पर आपने जो प्रतियोगिता करी है, कब से आपने शुरू किया और पहला जो मेडल है, गोल्ड मेडल, आपने कब जीता? सन 1984 में यूनिवर्सिटी में, 1985 में सेकंड रैंक, 87-88 में फर्स्ट रैंक और यूनिवर्सिटी में बेस्ट योगी, 87 में नेशनल लेवल पर थर्ड रैंक पहली बार
88 में पहली बार गोल्ड मेडल हमारे हॉस्पिटल और फिर में सन जो 2000 तक पेशेंट आ ऐसा रहे थे, एक भी उससे वर्ष नहीं OPD के जो गया नंबर्स जब हैं वो नेशनल just लेवल double हो में गए हैं। और गोल्ड उसमें जो या 50% से ज़्यादा सिल्वर जो या पेशेंट ब्रॉन्ज हैं, वो मेडल आई ना फ्लू लिया के आ गया। रहे हैं। हमारी तरफ से फिर हम अपने 1998, 99 और 2000 में 3 गोल्ड मेडल लगातार लिए पूरी गए। तरह से इलाज कर सकें। मुझे हरियाणा लेकिन क्या है कि सरकार ने पेशेंट को गवर्नर और हाउस उनके में परिवार बुला वालों करके को भी अपनी सम्मानित तरफ भी से किया सावधानी बरतनी होगी। और फिर काले 3 चश्मे साल लगाने के होंगे, लिए जो मैं डॉक्टर बैन दवाई लगा उनको दिया प्रिस्क्राइब करे वो कि टाइम जो पे दवाई खिलाड़ी डालनी 3 गोल्ड होगी। मेडल और नेशनल लेवल एक पर दूसरे लगातार को जीत टच लेता करने है से बचना होगा, उसके तो कपड़े 3 साल वगैरह हैं तक उसको वो बैन अलग कर रखने दिया होंगे। इस जाता तरह है। की थोड़ी सी सावधानियां उसके बाद हैं। मैंने अगर लोग मैदान में रखेंगे तो वापसी ये नहीं की। संक्रमण क्या है ज़्यादा नहीं जब फैलेगा। मैंने 20 साल कंपटीशन लड़े नेशनल लेवल पे 16 मेडल निकाले। इसमें क्या है कि हमने 4 घंटे आइसोलेशन प्रैक्टिस वार्ड सुबह वगैरह करता किया हुआ था, है। 4 कोशिश घंटे करते हैं कि शाम। जो इस तरह के अब मैं पेशेंट्स आ रहे हैं चिकित्सा पे वो ज़्यादा ध्यान देता सब हूँ। जगह अभी भी ना अभ्यास घूमें। करता हूँ, एक 1.5 घंटे जो सुबह करता हूँ, डॉक्टर हैं, 1.5 दो घंटे डॉक्टर शाम हमने को। डेडिकेटेड किए हुए हैं आचार्य जो जी, इसी आपने तरह फिर के जो वापसी पेशेंट हैं क्यों नहीं उन्हीं की को देख रहे हैं, कॉम्पिटिशनों में? क्यों ताकि आपने क्या कि हमारे योग यहाँ को जो छोड़ दिया? पेशेंट अब हैं क्या उससे नहीं, दूसरे पेशेंट योग को ना मैंने करें। छोड़ा बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन कंपटीशन को इसलिए छोड़ दिया कि मुझे कंपटीशन से जो कुछ लेना था मैं ले चुका। आप एक गोल्ड मेडल जीतें, 1 दर्जन गोल्ड मेडल जीत लें, मैं 16 जीत चुका। अब सारा जीवन कंपटीशन के लिए समर्पित नहीं हो सकता। बच्चे अभी तक तैयार करता हूँ, उनके साथ मैं खुद भी डेली कंपटीशन लड़ता हूँ, लेकिन आगे के कंपटीशन में बच्चे भाग लेते हैं, मैं नहीं लेता। तो पहला जो गोल्ड मेडल जो आपने जीता था उसकी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? कलकत्ते में हुई थी, रात के 12 बजे हुए थे। 31 दिसंबर की रात थी। बाहर नए साल का शुभारंभ हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। उधर मुझे भारत सरकार के मंत्री गोल्ड मेडल पहना रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये असलियत नहीं है, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बहुत साल लगे थे मुझे, 15-16 साल लगातार मेहनत की तो पहला सरकारी गोल्ड मेडल आया। तो फिर सच में ही लगा कि ये कोई स्वप्न नहीं है, एक यथार्थ है। और जब ये बोध हुआ, जब लगा इस लाइन का मैं भारत सम्राट बन गया। उस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं होती थी, ये हमारे बाद में शुरू हुई हैं, नहीं तो मैं विश्व चैंपियन होता। तो सर लेकिन मुझे इस बात की पहले में खुशी है ओपीडी कितनी बड़ी कि मेरे बाद के या पहले के जो भी अपने आप को विश्व चैंपियन कहते रहे, उनसे 3 बार मेरा मुकाबला हुआ और मैंने तीनों बार उनको कंपटीशन में हरा दिया। तो ये लिखित लगातार? हाँ, लगातार हरा दिया। फिर वो भी अच्छे आदमी थे, योगी थे बड़े। तो ये एक सच्चाई है, एक अभिमान वाली बात नहीं है। बाकी ये तो योगियों का देश है, उन्हें भी ये अंदेशा नहीं था कि कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है एकांत में। तो मैं यहाँ चुपचाप साधना करता रहा, बच्चों को करवाता रहा और मैन टू मैन ही हमारा प्रचार हुआ। हमने मीडिया में आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये पहला प्रयास आप लोगों के माध्यम से ही हो रहा है। तो आचार्य जी, ये जो योग की शिक्षा है जिसमें आप परिपूर्ण होकर के बच्चों को सिखा रहे हैं और आपके सिखाए बच्चे अच्छे लेवल पे भी जा रहे हैं, गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं, आपने वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आपके गुरु कौन रहे? मेरे गुरु अनेक हैं। सबसे पहले तो मीसा गांव से, जिन्होंने मेरा इलाज किया था। उसके बाद प्रताप सिंह डागर कंपटीशन के योग किस गुरु कारण रहे। से संक्रमण फैलने फिर हरियाणा सरकार के जो सीनियर कोच होते थे वो भी हमें ट्रेनिंग देते थे। फिर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को देखता है, वहाँ भी आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखना सिखाना होता है। तो धीरे धीरे हम क्यों हारे, क्या कमी थी और जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उन सब लोगों का योगदान। तो अब कितने दिन तक ये जहाँ हम रहता है खड़े हैं संक्रमण? उसे ऑक्सीवन कहा जाता है, ये इसकी क्या मान्यता है और क्या कौन कौन से पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं? ये हमारे जो सारी दुनिया में और देश में कोरोना का जो बुरा समय आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु केवल इसलिए हो गई थी कि ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती थी, तो सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाते थे। तो यदि मनुष्य को 100 वर्ष जीना है तो कुदरती ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ ऑक्सीजन अधिक हो। तो उस विचार से हमने ये ऑक्सी पार्क बनाया है। इसमें हमने सर्च करके पता लगाया और प्राचीन जो हमारा आयुर्वेद है उसके हिसाब से भी हमने पता लगाया कि कौन कौन से वृक्ष ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो उसमें ये सामने आया, पीपल का वृक्ष जो है 22 घंटे, बड़ का पेड़ जिसे हम बरगद बोलते हैं 20 घंटे, नीम का पेड़ 18 घंटे, पिलखन का पेड़ 16 घंटे और बाकी जामुन है और शीशम है, ये भी 12, 13, 14 घंटे तक। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ ये ऑक्सी पार्क बनाया है। अब इसमें जब हम
प्रवेश करते हैं तो घुसते ही ऐसे लगता आहा बड़ी शांति है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल अधिक है और साधना की जगह है। योगी लोग साधना करते रहे हैं या जो योग होता रहा है, तो जगह का भी प्रभाव है, ऑक्सीजन का भी प्रभाव है। तो जड़ी बूटियों का ज्ञान आपने कहाँ से लिया, ये किसने आपको सिखाया, कौन इसके गुरु? मैं जब कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च का विद्यार्थी रहा, तो मैं वहाँ योग धाम आश्रम में रहता था और वहाँ बड़े पैमाने पर आश्रम में फार्मेसी चलती थी। वहाँ स्वामी दिव्यानंद जी जो अब नहीं रहे, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ योगी नाम से सरदार जो राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह जी, उनसे उत्तम योगी का अवार्ड उन्हें मिला हुआ था। तो उनके आश्रम में मैं 4 वर्ष रहा। वहाँ स्वामी योगानंद जी फार्मेसी के इंचार्ज थे, तो वहाँ सब दवाइयों पर औषधियों पर काम होता था बड़े पैमाने पे। अब मैं वहाँ विद्यार्थी था तो मैं वहाँ देखता भी था, सीखता भी था, तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान हमें वहाँ से मिला। एक नोडल अधिकारी हरियाणा सरकार से भी आप हैं, उसका क्या इतिहास रहा है, क्या उसमें आप कार्य कर रहे हैं? हरियाणा में योग यद्यपि पहले से ही होता रहा है, हमारा जो आयुष विभाग है उसमें 5 पैथी हैं। ए से आयुर्वेद है, वाई से योग है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है, एच से होम्योपैथी है। तो हरियाणा सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम ये किया कि जो योग में गतिविधि पूरे हरियाणा में जिस भी रूप में हो रही हैं, कुछ तो योगी लोग हैं जो साधना के लिए करते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कुछ चिकित्सा के लिए करते हैं, कुछ ने सेंटर चला रखे हैं, कोई योग को पढ़ाता है, कोई योग को पढ़ता है। तो उन सब लोगों को एक नीति बनाई जाए और उन सब को ऐसे ही रजिस्टर्ड किया जाए जैसे सभी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वे लोग जो रिसर्चर हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और जिन्हें अपने फील्ड का करीब 10 साल का अनुभव हो चुका है, तो उनको रजिस्ट्रेशन इस वर्ष से शुरू कराने जा रहे हैं। ए ग्रेड का रजिस्ट्रेशन उनको मिलेगा। वे लोग जो ग्रेजुएट हैं और उसके बाद 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, उनको बी ग्रेड मिलेगा। वे लोग जो 10+2 हैं और उसके बाद यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, उनको सी ग्रेड मिलेगा। वे लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं तो उनका सर्वे होगा, वहाँ औपचारिकताएं जो कम हैं उनको पूरी कराया जाएगा, सिस्टम में जो कमी है उनको सुधारा जाएगा। रजिस्ट्रेशन हर साल ऑनलाइन रिन्यूअल भी होगा और उन लोगों को एक वैलिड सर्टिफिकेट हरियाणा योग आयोग की तरफ से दिया जाएगा कि हमारी निगरानी में योग के जो उचित प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी का यहाँ पालन किया जाता है। ऐसे ही जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें 1ली क्लास से 10वीं क्लास तक अलग अलग सिलेबस हरियाणा योग आयोग ने बनाया है और वो इस वर्ष लागू भी हो गया है। अगली नीति में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका भी इसी तरह से लागू किया जाने वाला है और जो बच्चे योगासन का कंपटीशन लड़ते हैं उनका भी एक सिस्टम बना दिया गया ताकि उनको स्कॉलरशिप, अवार्ड और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जा सके। तो बहुत सारे काम किए हैं, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे योगा डे हो, तो 100 दिन पहले से प्रिपरेशन होती हैं, क्लासें होती हैं, एक रेगुलाइजेशन आया, नियमितीकरण हुआ है उनका। आचार्य जी, आपके जो शिष्य हैं वो अब तक कितने ऐसे शिष्य हैं जो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल ला चुके हैं या स्टेट लेवल पर मेडल ला चुके हैं? कम से कम 25 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट इस गांव से हो चुके हैं। पड़ोसी गांव चांदहट है, 8-9 बच्चे वहां से गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। दूसरा पड़ोसी गांव रसूलपुर है, करीब 15 बच्चे वहां से भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। फिर हमने यहाँ हॉस्टल रखा है, हॉस्टल में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को हमने यहाँ पढ़ाया भी है। तो वो दूर दूर के बच्चे भी, कोई बहीन का है, कोई पलवल का है, कोई बिहार का भी है, ऐसे भी दूर दूर के बच्चे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट होके गए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 1-1.5 वर्ष पहले रोहित कुमार जो दिल्ली से योग में बीएससी कर रहा है,
उसने सिल्वर मेडल वर्ल्ड लेवल पे निकाला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का छोटा लेवल है, वो तो सैकड़ों की संख्या है। तो मैंने हाई लेवल की परफॉर्मेंस बताई है, क्योंकि उस लेवल पे जब टीम जाती है तो छोटे लेवल को तो क्रॉस करना ही होता है। तो अब यहाँ जो आपका आश्रम है लगभग कितना पुराना है? क्या अभी भी यहाँ पर योग क्लासेस लगती हैं बच्चों की? 1990 में हमने आश्रम यहाँ चालू किया। उससे पहले हम जो हमारा सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल है, 6 साल उसमें हमने रेगुलर क्लास लगाई। तो 1990 से अब 2023 चल रहा है, तो 33 साल तो इधर हो गए और 6-7 साल वहाँ हो गए। करीब 39-40 साल से ये क्लास यहाँ रेगुलर होती है। और इसमें रेगुलरिटी इतनी है कि मेरे परिवार में अगर शादी है तो भी क्लास होती है, और मेरे परिवार में मेरे पिताजी का देहांत हो गया या मेरी ताई जी का देहांत हो गया, उस दिन भी यहाँ आश्रम में छुट्टी नहीं रखी गई, क्लास उस दिन भी हुई है। वो हम बताते नहीं हैं। ये संसार है, मृत्यु लोक है, जीवन मरण चलता रहता है। जहाँ आवश्यक है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, बाकी काम नहीं रुकता है। तो आसपास के पड़ोसी गांव से भी क्या अपने रोग मुक्त होने के लिए यहाँ पर लोग बाग आते हैं? अभी भी आते हैं, और विशेषकर छुट्टी वाले दिन जो सर्विसमैन हैं उनको टाइम ज़्यादा मिलता है, उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन औसतन 50 व्यक्ति रोज़ आ जाते हैं सुबह। कोई तो अपने घर से 2:30 बजे चलता है गाड़ी लेकर के मेरठ से, कोई चलता है सिकंदराबाद से, कोई आ रहा है गाज़ियाबाद से, कोई आ रहा है दिल्ली से, कोई रेवाड़ी से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है। इवन लोग ट्रेन में बैठते हैं ग्वालियर से और 3:15 बजे 3:30 बजे पलवल स्टेशन पर उतर जाते हैं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे आश्रम में पहुंच जाते हैं। यहाँ निःशुल्क हमने कार्य किया है। पिछले 40 वर्ष में चिकित्सा के लिए या योग शिक्षण के लिए हमने आज तक किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। निःशुल्क सेवा है पूरी तरह से। यहाँ बस यही है कि जो भी चिकित्सा के लिए आना चाहते हैं वो सुबह हर हाल में 5:30 पहुँच जाएं। यदि आप 6 बजे पहुँचे तो हम आधा काम कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते, और 6 बजे के बाद हम हाथ ही नहीं डालते हैं। आचार्य जी, एक आखिरी प्रश्न और आपसे, आपकी दिनचर्या सुबह से लेकर और शाम तक क्या रहती है? बहुत ही सुंदर आपने सवाल किया है। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। पिछले 45 साल में से करीब 40 साल तो दिनचर्या ऐसी रही है। 4-5 साल ऐसा भी रहा है कि 2 साल 2:30 बजे उठा रोज़ाना, तो मेरी कोई साधना थी या मेरी कोई परीक्षा थी, उस वजह से कभी 3 बजे भी उठा, कभी 3:30 बजे भी उठा, लेकिन 4 बजे के बाद में कभी नहीं उठता। अगर मैं चंडीगढ़ से आया और लंबा सफ़र है यहाँ तक 8 घंटे का, और वापसी में रात के 2 बजे पहुँच गया, तो मैं सुबह 4 बजे ही उठता हूँ। जो थकान आई है दिन में खाना खा के सो के उसे दूर कर लेता हूँ, लेकिन सुबह 4 बजे ही उठता हूँ। जो देर से उठते हैं वो योग में नहीं चल सकते हैं। तो सुबह का जो समय है वो पवित्र होता है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, दोनों नासिकाएं एक साथ सांस लेती हैं, प्राण की गति सुषुम्ना नाड़ी में होती है, और ये सूरज उदय होने के बाद 1 घंटे बाद एक नाड़ी बंद हो जाती है। फिर मन इतना पवित्र नहीं रहता जितना उस समय रहता है। तो ये हमारी दिनचर्या है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। उठने के बाद लघु शंका आदि से निवृत्त होता हूँ। फिर मुँह धो कर के करीब 1 लीटर जल पीता हूँ ताज़ा। उसके बाद फिर शौच आदि से निवृत्त होकर नहाता हूँ। बिना नहाए कभी भी मैं ना योग साधना करता ना किसी को कराता। 5 बजे तक मैं नहाना धोना कर लेता हूँ। 5 बजे से अपनी साधना में लग जाता हूँ, अपने स्वाध्याय में भी लग जाता हूँ, और जो लोग चिकित्सा के लिए आते हैं उनको गाइडलाइन देता रहता हूँ, और शिष्य जो लोग हैं वो हेल्प करते हैं काम में, और सब मिलजुल करके हम 7 बजे तक इस कार्य को निपटा देते हैं। 7:30 बजे तक खाना खा लेता हूँ, 8 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाता हूँ।
2 बजे तक काम करता हूँ, 3 बजे वापस आश्रम में आके आधा घंटा लेट के अखबार पढ़ता हूँ और फिर बच्चों को पढ़ना या पढ़ाना, या तो मैं खुद पढ़ता हूँ या बच्चों को पढ़ाता हूँ। आपने अभी कहा ड्यूटी पर चला जाता हूँ, तो क्या आप कार्य करते हैं इसके अलावा? मैं जो अपना पलवल ज़िले का सिविल हॉस्पिटल है, ज़िला अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वहाँ योग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। तो वहाँ मेरी 6 घंटे की ड्यूटी होती है। यदि मैं 8 बजे पहुँचता हूँ तो 3 घंटे तक ओपीडी अटेंड करता हूँ। करीब 50 पेशेंट में 3 घंटे में देख लेता हूँ। काफ़ी भीड़ होती है, कमरा छोटा पड़ जाता है और लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी के 3 घंटे में हरियाणा योग आयोग का ऑनलाइन काम करता हूँ या ऑफिस के काम को निपटाता हूँ और इस तरह काम करता हूँ। और तो जिला नागरिक अस्पताल में कब से आप जा रहे हैं? कितना समय हो गया वहाँ आपको योग कराते हुए? ये 11वां वर्ष चल रहा है। मैं भर्ती हुआ था वहाँ 3 अप्रैल सन 2013 में और अब 23 बार हो गई है। 10 साल पूरे करके 11वां साल वहाँ चल रहा है और 1.5 वर्ष मेरी रिटायरमेंट में रह रहा है। तो क्या लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि योग एक ऐसी साधना है जो 100 साल से ज़्यादा इसको अगर व्यक्ति करे तो भी वो जीवित रह सकता है, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को सुखी कर सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहले तो मैंने इसे अपने जीवन में अपनाया, फिर अपने परिवार में सिखाया, महिलाओं को भी सिखाया, सबको सिखाया। फिर अपने जो बुजुर्ग लोग थे परिवार में, हमारे ताऊ जी थे, वो हार्ट अटैक के पेशेंट थे, दिल्ली में कई सर्जरी हो चुकी थी, उनको हमने योग से ही बचाया। फिर मेरी माता जी फिलहाल जीवित हैं और वो 96 वर्ष से ऊपर हैं और वो 3 बार रोज़ योग करती हैं, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर और 1 घंटे शाम को, और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जैसे नज़र बच जाती है खेतों में काम करने चली जाती है। बच्चे उसे पकड़ के लाते हैं, अम्मा अब चलो, अब काम करने का टाइम नहीं है, कहीं कोई चोट लग जाएगी। अब भी हष्ट पुष्ट हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी स्वस्थ हैं। और इसी तरह अपनी लाइफ में जैसे मैंने बताया, जब तक 20 साल मैंने कंपटीशन लड़े तो मैं 4 घंटे सुबह अभ्यास करता था, 4 घंटे शाम को करता था। अब मैं 1.5 घंटे सुबह करता हूँ, 1.5 घंटे शाम को करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ। तो ये थे मेरे साथ ग्राम पंचायत मीसा से आचार्य रामजीत जी, जिन्होंने योगा में काफ़ी अपनी उपलब्धियां पाई हैं। गवर्नर हाउस से उन्हें सम्मानित किया गया है। एक योगा आश्रम भी उनका बना हुआ है जहां सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक यहाँ वो क्लासेस लेते हैं। आसपास के जो लोग हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं वो यहाँ पर योग क्लास लेने के लिए आते हैं और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल निःशुल्क वो ये क्लास ले रहे हैं। इसके बाद इनकी दिनचर्या रहती है जिला नागरिक अस्पताल पलवल में ये है योग की ओपीडी लेते हैं। योग के द्वारा लोगों को वहाँ पर स्वस्थ किया जाता है। ऐसी ही तमाम इतिहास जानने के लिए आप बने रहें लोकल 18 के साथ।